एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश के बैंक नकदी संकट से काफी जूझ रहा है और इसको देखते हुए आरबीआई और बैंकों के हाथ पांव फूल गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी भरपाई कैसे किया जाए। बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा नकदी संकट में इस वक्त बैंक पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है और इसकी भरपाई के लिए तमाम तरह के प्रयास आरबीआई की तरफ से किए जा रहे हैं। बैंक भी लगातार अपने तरफ से कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नौबत तो यहां तक आ गई है कि डॉलर बेचकर रुपये की भरपाई की जा रही है। अब समझ लीजिए कैसी स्थिति है। तो याद कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी का उस बात को, उसमें नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए नजर आए कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का रुपया उस देश की साख होती है। तो समझते चले जाइए, आज कोई पूछने वाला बिल्कुल नहीं है। डॉलर के मुकाबले में रुपया की क्या स्थिति है। 86 रुपया के करीब जरूर पहुंच गई है। तो समझते चले जाइए कि स्थिति क्या है। और कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। तो क्या अमृतकाल में देश में नकदी संकट चलेंगे? तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन जिम्मेदार है? इसको कौन तय करने वाला है? कौन पूछने वाला है? तो समझते चले जाइए। आज एक एक बात को हम टटोलते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे कि जिस तरह से नकदी संकट लगातार बढ़ता जाएगा तो बैंकों में ताले लगने में कितने देर लगेगी। तो समझते चले जाइए क्या स्थिति है। तो और ये भी एक बात को टटोलते चले जाइएगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से सामने आए और कहते हुए नजर आए पेटीएम करो, यानी जिस तरह प्लास्टिक मनी की बात पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए, आज वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। एक ही क्षण में पेटीएम और तमाम तरह के पेफोन, गूगल पे और तमाम तरह के यूपीआई सहित तमाम तरह के ट्रांजैक्शन आसानी से करते हुए नजर आएंगे। यानी आपको बैंक में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1 सेकंड में ही तमाम खेले हो जाएंगे। तो समझते चले जाइए कि कौन कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई। तो जिस तरह से यूपीआई पेमेंट हो या डिजिटल सेवा हो, जिस तरह सरकार इसको प्रमोट की और इस प्रमोट के बाद जो कुछ होता हुआ दिखा, तो सिर्फ यही नहीं, सरकार की कई आर्थिक नीतियां भी बैंक के नकदी संकट के लिए दोषी जरूर है। एक एक बात को टटोलते चले जाइएगा और समझते चले जाइएगा तो एक एक बात साफ होते हुए दिखेगी। जिस तरह से कॉरपोरेट को पूरी तरह से फायदा पहुंचाने के लिए वर्तमान की सरकार मौजूद है, तमाम तरह के फैसले सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि चंद उद्योगपतियों को फायदा कैसे मिल जाएगा। अब एक एक बात को टटोलते चले जाइए। आप बैंकों के पूरे लेन देन को समझते चले जाइएगा तो समझते चले जाइए, क्योंकि जब बैंक लोन देती है तो पैसे कमाती है, तो पैसे दिए किसको जा रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि बैंकों के आंकड़ों को देख लिया जाए तो करीब 35 से 40% अगर बैंकों का ऋण जा रहा है तो चंद कारपोरेट उद्योगपतियों के हाथ में चला जा रहा है। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, समझते चले जाइए। जबकि देश की 70% से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है, लेकिन जब कृषि आधारित लोन देने की बारी आती है तो बैंकों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आरबीआई का नियम पूरी तरह से 10% से ज्यादा उन लोगों को देने के लिए पूरी तरह से तैयार बिल्कुल नहीं है। यानी 70% की आबादी जिस कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले हैं उसके हिस्से में बैंकों के जमा धन का सिर्फ 10% हिस्सा ही आता है और कारपोरेट जो चंद लोग हैं उसके हिस्से में अगर 40% लोन चला जाएगा तो अब समझते चले जाइए ये नीतियां बनाता कौन है। क्या इसके लिए नकदी संकट जिम्मेदार नहीं है? सरकारी निर्णय क्या नकदी संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है? और समझते चले जाइए, सिर्फ एक ही बात को क्यों टटोलिएगा और टटोलते चले जाइए। आंकड़े भी बताऊंगा, एक एक चीज को बताते चलूंगा, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो यह है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भी आज नकदी संकट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। तो जो 15 दिसंबर 2024 जो अंतिम समय था यानी एडवांस टैक्स जमा करने का, तो उस वक्त में जब पूरी तरह से एडवांस टैक्स जमा कर लिए गए तो करीब
बताया जाता है कि करीब 1.4 लाख करोड़ की नकदी संकट उसी समय में पैदा हो गई। लेकिन सब कुछ मीडिया को छिपाया गया। स्ट्रीम मीडिया में तमाम मुद्दे गायब हो जाते हैं, जिससे सरकार संकट में होती हुई दिखती है। आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को खंगाल लीजिए, कहीं भी नकदी संकट के बारे में न्यूज देने के लिए लोग तैयार बिल्कुल नहीं है। और कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। कौन पूछेगा, कौन समझेगा और किसकी सुनने वाली है सरकार? तो किसान तो लगातार दिल्ली आने के लिए बेताब है, लेकिन उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं है। पहली बार बताया गया था कि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से दिल्ली प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी एंट्री नहीं है। इस बार तो किसान बिना ट्रैक्टर बिना ट्रॉली दिल्ली आना चाहता है, तो फिर इनको रोका क्यों जा रहा है? तो समझते चले जाइए किस तरह सरकार नीतियां बनाती है और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है नकदी संकट के लिए। तो समझते चले जाइए, कई कई मुद्दे को आप टटोलते चले जाइए। और इस आंकड़े को आप देख लीजिए। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार 27 दिसंबर 2024 तक बैंकों की डिपॉजिट में 9.8% और क्रेडिट ग्रोथ में 11.16% की वृद्धि दर्ज हुई। कुल डिपॉजिट 220.6 लाख करोड़ और कुल लोन 1.43 लाख करोड़ तक पहुंच गया। बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 80% है, जो 2023 में 79% था और आदर्श रूप में 73% होनी चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है नकदी संकट के लिए, इसको आज हम पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे और समझते चले जाएंगे। तो समझ लीजिए। और साधारण तौर पर बैंक करती क्या है? आप बैंक में खाते खोलते हैं और अपने पैसे जमा करते हैं और फिर आप उसकी निकासी करते हैं, और आपके ही पैसे को बैंक दूसरे को लोन देती है और लोन के एवज में ज्यादा पैसे लेती है। यानी आपको कम ब्याज मिलता है और जो बैंक जो लोन देती है उससे ज्यादा ब्याज प्राप्त करती है। यही है बैंक का प्रॉफिट। तो समझते चले जाइए, लेकिन इसके लिए भी एक नियम बनी हुई है, इसको जानना जरूरी है, तब आपको नकदी संकट के बारे में पता चलता चला जाएगा। तो समझ लीजिए, एक अनुपात होता है, यानी करीब 75% ही, यानी 70 से 75% ही बैंक को लोन देना है। बाकी वो 25% पूरी तरह से आरबीआई के हवाले करती है, और आरबीआई इसके बदले में बैंक को भी पूरी तरह से ब्याज देती है। और यही खेल होता है। और आरबीआई के और भी कई नियम है, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता चलूंगा। लेकिन समझ लीजिए, इस वक्त में परेशानी नकदी संकट का यह भी है, और इसके नकदी संकट के पीछे बैंक की गलत नीतियां भी है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि जब 70 से 75% लोन देना चाहिए बैंकों को, तो बैंक इस वक्त में करीब 89.5% यानी करीब 90% लोन दे दिया। यानी बैंकों के पास सिर्फ 10% ही पैसे बचे हैं, और यहीं से शुरू होता है नकदी संकट का खेल। तो सरकार को समझाएगा कौन और नीतियां बनाता कौन है? क्या इसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है? दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं कि मौजूदा गवर्नर इस मामले में बात करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। वो लगातार कुछ न कुछ दिशा निर्देश और हाथ पैर जरूर मार रहे हैं। अलबत्ता हाथ पांव फूल गए हैं, ये भी कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए। तो समझते चले जाइए। मैंने कहा कि आपको आरबीआई के दूसरे रूल भी समझाते चले जाएंगे। और आरबीआई के एक नियम भी है कि बैंक चाहे तो बोली लगाकर लोन ले सकता है। यानी बैंक भी आरबीआई से बोली लगा के लोन ले सकता है, और कई बैंक ज्यादा ब्याज देकर लोन ले लेता है, और वही लोन बांटकर अपने आप मुनाफे में जाने की कोशिश करता है। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, समझते चले जाइए कि सरकार आरबीआई कर क्या रही है। आरबीआई इसकी भरपाई करने के लिए बैंकों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। बैंकों को बताया जा रहा है, और बैंक भी तैयार हो रहे हैं कि डिपॉजिट को बढ़ाया जाए। जो डिपॉजिट के लिए जो रेट तय थे उसमें इजाफा किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रुझान बैंकों के तरफ, डिपॉजिट की तरफ बढ़ता चला जाए, और जब बड़ी अवधि में
पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे तो सरकार के पास नकदी जमा हो जाएंगे। अभी आरबीआई और बैंक की तरफ से यही एक नीति अपनाई गई है। सिर्फ यही नहीं, कई बैंकों ने लगातार ब्याज दरें बढ़ा दी है। यानी डिपॉजिट में बड़े अवधि के लिए यदि आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। किसी न किसी तरह से आरबीआई और सरकार चाहती है कि नकदी संकट दूर हो जाए, लेकिन इन तमाम चीजों को भी टटोलते चले जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना कि डॉलर बेचकर रुपया का इंतजाम हो रहा है। इसको भी समझ लीजिए। जब आरबीआई के हाथ पांव फूलने लगे तो आरबीआई ने रुपया डॉलर को स्वैप सिस्टम में लाने की प्रयास किए और बताया जाता है कि करीब 3 अरब डॉलर इसका लेन देन हुआ और उसके बाद बैंकों के खाते में 25,970 करोड़ सिर्फ प्राप्त हुए और उसके बाद भी करीब 1.25 लाख करोड़ के नकदी संकट पैदा होते चले गए। मैंने कहा ना, इसीलिए आरबीआई और बैंकों के हाथ में फूल गए। प्रयास तो किए गए थे रुपया डॉलर को स्वैप करने का, 3 अरब डॉलर का लेन देन भी हो गया, लेकिन सिर्फ 25,970 करोड़ ही सरकार जुटा पाई। इसकी भरपाई तो वो कर नहीं पाए और फिर प्रयास किए जा रहे हैं, यानी डिपॉजिट को बढ़ाने का खेल चल रहा है। तो समझते चले जाइए इस स्थिति में लगातार है और बड़ी समस्या तो डॉलर के मुकाबले में रुपया का गिरना भी है। नकदी संकट का एक बड़ी वजह लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरता स्तर है, जो इस वक्त में 86 रुपया से ज्यादा की स्थिति में पहुंच गई है। तो समझते चले जाइए कि क्या स्थिति है। लगातार डॉलर के मुकाबले में रुपया का वैल्यू लगातार किस तरह गिरता चला जा रहा है और वित्त मंत्री इस मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। याद कर लीजिए, जब प्याज का रेट बढ़ रहा था तो किस तरह से सीतारमण जी आई और वो कही कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मैं प्याज के बारे में क्या बताऊंगा, और इसी तरह सरकार चलते चले जा रही है। तो समझते चले जाइए, कौन पूछेगा, कौन बताएगा, कौन जिम्मेदारी तय करेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को आप टटोलते चले जाइएगा, क्योंकि जब बात चल रही है आरबीआई का, तो आरबीआई भी तो जो नियम बना रहे हैं उस नियम और कानून से किसी तरह नकदी संकट तो दूर नहीं हो रहा। तो डॉलर के मुकाबले में लगातार रुपया का जो गिरना है वो जारी है। रुपया को बचाने के लिए डॉलर को भी पूरी तरह से बिक्री करने का खेल चालू हो गया। और समझते चले जाइए, यदि डॉलर कम हो गए तो विदेशों में साख क्या हो गई। आपको बताते चले कि इस वक्त में देश में 205 लाख का करोड़ का कर्जा है। अब बड़े पैमाने पे ब्याज के रूप में भारत का पैसा चला जा रहा है, क्योंकि पैसे लोन लिए गए हैं तो पैसे ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे। तो समझ लीजिए, एक और संकट को समझते चले जाइए, क्योंकि जब डॉलर नहीं रहेंगे तो आप कच्चे तेल खरीदेंगे कैसे, और विदेशों से जो भी लेन देन होते हैं वो ज्यादातर डॉलर में ही होते हैं। अलबत्ता रूस से जो तेल आ रहा था, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को एक सहूलियत जरूर दे दी थी, वो रुपया से तेल खरीद रहा था। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया तो अब दूसरी परेशानी भी पैदा हो गई। अब रुपयों में लेन देन के और रुपया का लेन देन से तेल बिल्कुल नहीं आएंगे, इस बात के भी कयास लगाते चले जा रहे हैं। तो पूछेगा कौन, समझेगा कौन, इन चीजों को भी कौन समझने वाला है। आप देखते चले जाइए और समझते चले जाइए। यानी संकट कई है, डॉलर को भी बचाना है, डॉलर को बेचकर रुपये का इंतजाम भी करना है और डिपॉजिट भी बढ़ाना है। इनको भी टटोल लीजिए। सरकार किस मुद्दे में लोगों को भटकाने की कोशिश की, उसको भी टटोल लीजिए। तो की तरफ लोगों का रुझान नहीं रहा तो नए नारे सामने आए। स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया गया। एसआईपी को बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह के बड़े नामचीन लोगों को उतारा गया और बोला जा रहा है एसआईपी कीजिए और किसी न किसी तरह स्टॉक मार्केट की तरफ अपने आप को ले चलिए। बड़े दिलचस्प नज़ारे हैं। इस वक्त देश में करीब 17 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट चल रहे हैं और डीमैट अकाउंट होते क्या है आप भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसको बताते चले। एक ऐसा अकाउंट जिसके खुलने के बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए जाएंगे।
बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा सकते। तो समझते चले जाइए, सरकार कह रही है एसआईपी कीजिए, लेकिन एसआईपी में जो जो छोटे छोटे अक्षर लिखे जाते हैं, जोखिम भरा है, उसको जल्दी जल्दी कह के सरकार इतिश्री जरूर कर लेती है। कौन उसके नियम को पढ़ते चले जाएगा, किसके पास उतनी फुर्सत है, और सरकार भी बताने के लिए तैयार नहीं है। बैंकों के तरफ से रुझान हटा तो लोगों का रुझान देश में नए नए लोग स्टॉक मार्केट की तरफ चलते चले गए, और स्टॉक मार्केट में ये स्थिति रही कि एक दिन में लाखों लाख करोड़ डूब जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी कोई लेने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। नए लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो उनका अनुभव उनको पैसे डुबाने के सिवाय कुछ नहीं करेगा, ये भी आम लोग जानते हैं। तो समझते चले जाइए, नकदी संकट से देश की स्थिति इस वक्त में बड़ी मुश्किलों में पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह नकदी संकट रहेगा तो लोन लेना आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। चाहे होम लोन हो, चाहे कृषि लोन हो, चाहे उद्योग लोन ही है, तमाम तरह के लोन लेने में संकट पैदा होते चले जाएंगे। इसलिए नकदी संकट का समाधान यथाशीघ्र जरूरी है, और हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि सरकार सचेत हो जाए और नकदी संकट का हल लेकर आए। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, और मेरे इस ज्वाइन बटन को सहयोग के रूप में भी आप पूरी तरह सहयोग कर सकते हैं। जोहार।